गैनीमीड और यूरोपा जैसे चंद्रमा भी हैं। यूरोपा खास दिलचस्पी का विषय है। इसकी सतह चट्टान की नहीं बल्कि मोटी बर्फ से ढकी हुई है, जिसके नीचे खारे पानी के विशाल महासागर हैं। हमारी पृथ्वी के महासागरों में कुछ बैक्टीरिया गर्म पानी के झरनों से निकलने वाले रसायनों का उपयोग कर जीवित रहते हैं। संभव है कि यूरोपा पर भी इसी तरह की परिस्थितियां हो और हो सकता है कि वहां की महासागरों में सूक्ष्म एलियन जीवन मौजूद हो और शायद कुछ ऐसा बड़ा भी हो। ओह माय गॉड, ओह देखो कितने बड़े बड़े दांत हैं। मैं तो सोच रही हूँ वहाँ और क्या क्या होगा मार्गरेट। अब मिलिए सौर मंडल के ग्रह शनि से। शनि भी गैस का ही पिंड है और ये बृहस्पति जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा है। इसके मशहूर छल्ले बर्फ और धूल के सैकड़ों करोड़ों टुकड़ों से बने हैं। इन्हीं टुकड़ों में से एक छोटा सा चंद्रमा बन चुका है जिसका नाम है डेफनेस। हालांकि ये छोटा है, लेकिन इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति छल्लों में तरंगे पैदा करती है। अब अपनी सुरक्षा बेल्ट कस लीजिए, हम इन छल्लों के बीच से निकलेंगे। सब सही सलामत है, बढ़िया। इससे तो हमारी सारी सुस्ती दूर होगी मार्गरेट। हाँ बारबरा। हमारे अगले ग्रह का नाम है यूरेनस। ये बर्फीला पिंड इतना दूर है कि सूर्य की रोशनी को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। यूरेनस का एक खास गुण ये है कि ये अपनी करवट पर घूमता है और ये सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस के वातावरण में जमी हुई अमोनिया, मीथेन और यहाँ तक कि पानी की बर्फ भी मौजूद है, लेकिन ये कोई आम बर्फ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठंड लग रही। कोर के करीब जबरदस्त दबाव की वजह से यहाँ पानी भाप जैसा बर्ताव करता है। इसके बजाय ये सुपर आयोनिक बर्फ में बदल जाता है। बहुत ज्यादा ठंडा। ये बर्फ काली है और धातु की तरह बिजली को प्रवाहित कर सकती है। अब चलिए अगले ग्रह पर चलते हैं हम सब। और यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून भी एक बर्फीला विशाल ग्रह है। ये इतना दूर है कि इसे सूरज के चारों ओर एक बार घूमने में 165 साल लगते हैं। नेपच्यून का केंद्रीय भाग गर्म है। जब भी ऊष्मा ऊपर उठती है और ग्रह के चारों ओर घूमती है तो शक्तिशाली हवा पैदा करती है। ये बादल पृथ्वी के बादलों से भी तेज है। नेपच्यून की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। तो लो, ये भी देख लिया। ये था हमारे सौर मंडल का आखिरी ग्रह।
दुख हो रहा है। अब मेरे साहसी दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपने इस एडवेंचर और उतार चढ़ाव का खूब मजा लिया होगा और अब हमारी ग्रह पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार है। सर मैंने सुना है कि एक और है जिसका नाम प्लूटो है। प्लूटो की बात कर रहे हो? प्लूटो असल में ग्रह नहीं है और बाकी ग्रहों से बहुत अलग है क्योंकि इसकी सूर्य से दूरी बदलती रहती है। इसकी कक्षा इसे नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के पास ले आती है। और हाँ, अब प्लूटो को एक बौना ग्रह माना जाता है। बोना छोटा। प्लूटो का आकार हमारे चांद से छोटा है, लेकिन फिर भी इसका वायुमंडल है। ये पहाड़ चट्टानों से नहीं बल्कि बारीकी बर्फ से बने हैं और ये ग्रेनाइट की तरह सख्त हैं। मुझे सबसे दिलचस्प बात ये लगती है कि इस बर्फ का रंग लाल है। सर ये लाल क्यों है? ये एक रहस्य है। प्लूटो के बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। सर क्या ये सौरमंडल का अंत है? ये यही खत्म नहीं होता। प्लूटो ऐसे पिंडों से बने घेरे का हिस्सा है जिसमें बर्फ, चट्टाने, धूमकेतु और दूसरे बौने ग्रह हैं और इसे हम काइपर बेल्ट कहते हैं। इसके बाद एक परत है जो पूरे सौर मंडल को घेरे रखती है जिसे हम ओट क्लाउड कहते हैं। और उसके बाद चलो देख लेते हैं। शायद हमारा सौर मंडल एक गैलेक्सी का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये लगभग 100 अरब तारों का घर है जिनमें से कई के पास अपने ग्रह और तंत्र है। मिल्की वे हमारे ब्रह्मांड के दिखने वाले हिस्से में मौजूद अरबों अर्ब गैलेक्सियों में से एक है। तो अब हम हमारी साहसिक यात्रा के आखिरी गंतव्य की ओर जा रहे हैं और ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सोलर सिस्टम में है। सूर्य हाइड्रोजन गैस का एक बहुत पुराना और बहुत बड़ा गोला है। सूरज आग से नहीं घिरा हुआ और न ही ये जल रहा है। इसकी ये गर्मी इसके कोर में होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं के कारण है। हालांकि इन परमाणु विस्फोटों से ये टुकड़ों में बिखर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे जोड़े रखता है। बहुत करोड़ों सालों के बाद अभी नहीं। ये घुमावदार जैसी आकृतियां विद्युत आवेशित गैसों से बनी होती हैं, जिन्हें प्लाज्मा कहा जाता है। ये सतह से ब्लास्ट होती हैं, लेकिन फिर सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इन्हें इन घुमावदार रास्तों से खींच लेता है। अरे बाप रे! मुझे माफ करना सब लोग, लेकिन इकारस की तरह हम सूर्य के बहुत करीब आ गए हैं और अब इसके गुरुत्वाकर्षण में फंस गए हैं। हमारे तो क्रिस्पी चिप्स बन जाएंगे। लेकिन ये एक शानदार एडवेंचर रहा। बुध ग्रह ने तो आश्चर्य में डाल दिया, फिर शुक्र पर कदम रखा, मंगल ने हैरान किया, बृहस्पति पर क्या देखा, शनि का चक्कर लगाया, यूरेनस का सर्वे किया, नेपच्यून को पार किया, हमने प्लूटो को देखा और सूरज के सामने समर्पण किया। आखिरकार चेतावनी, जल्द ही विशाल प्लाज्मा की टक्कर होने वाली है। क्या किस्मत है, एक विस्फोट ठीक हमारे नीचे होने वाला है। हम सौर नौकायान का उपयोग कर सकते हैं, प्लाज्मा की सवारी करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और चाय के वक्त घर पहुँच सकते हैं।
सीट बेल्ट बांधो और सेट करो, अपनी हैट्स पकड़ो और सब लोग मेरे साथ काउंट डाउन करो। 5, 4, 3, 2, 1 ये हम चले। हमारी उड़ान शुरू हो गई है। पकड़े रहो, पकड़े रहो। इन विस्फोटों को कोरोनल मास इजेक्शंस कहा जाता है, जो अरबों टन आवेशित पदार्थ को सौरमंडल की ओर फेंक देते हैं। इनके रास्ते में फंसना खतरनाक होता है, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे एक ग्रह के पास इससे बचने के लिए एक मजबूत शील्ड है। इस ग्रह का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये अधिकांश खतरे को मोड़ देता है। इसकी याद दिलाने वाली एक बहुत ही चीज है ध्रुवों पर बनने वाला शानदार ऑरोरा का दृश्य। सौर मंडल की साहसिक यात्रा में सभी ग्रहों में से ये मेरा पसंदीदा है। हमने कई अलग अलग और रोमांचक जगहों को देखा, लेकिन ये अजीब नीला ग्रह बिल्कुल सही आकार का है, सूरज से बिल्कुल सही दूरी पर है और जीवन के विकास के लिए यहाँ बिल्कुल सही परिस्थितियां हैं। हमारी अब तक की जानकारी में केवल यहीं पर जीवन है जहां हम बाकी जीवों के साथ रहते हैं। ये अनूठा नाजुक ओएसिस हमारा घर पृथ्वी ग्रह। हमारा पृथ्वी ग्रह। और ये लोग पहुंच गए। फिर से स्वागत है यात्रियों, आगे बढ़ो, फिर आना। अपने सारे दोस्तों को अपनी यात्रा के बारे में बताना मत भूलना। कितनी शानदार यात्रा थी ना। शानदार बना दिया ना बारबरा। ओह हाँ मार्गरेट, ये उस ब्रायन से बेहतर था, है ना? चीरियो, अलविदा, अलविदा। क्या हम फिर से एक चक्कर लगाए बारबरा? ओह हाँ, तुम्हारा मन है तो चलो मार्गरेट, सब कुछ